जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस ज्ञान में। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ध्वनि तरंग के आवृत्ति के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे ध्वनि के चाल के बारे में। अब जरा ध्यान से समझेगा। इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले किसकी जानकारी होना चाहिए? तो ध्वनि की जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से एक बात जरूर याद रखना कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कौन तरंग है बाबू? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कौन तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कौन तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अब यहाँ से ये बात जरूर याद रहेगा, क्योंकि ध्वनि बोलेगा तो बताओ उसमें धा बुला रहा है, और अनुदैर्घ्य बोलेगा तो उसमें भी धा बुलाएगा, अनुदैर्घ्य। तो यहाँ से ये बात जरूर याद रखना, ध्वनि कौन तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अब समझेगा अनुदैर्घ्य तरंग किसको कहते हैं। हम खड़ा होकर बोल रहे हैं तो बताओ आवाज कहाँ की ओर जा रहा है? आगे की ओर जा रहा है। आगे की ओर जा रहा है कर मतलब वो सीधे जा रहा है। सीधे जा रहा है मतलब जो सीधे कंपन करेगा। कंपन मतलब हिलना। कंपन मतलब हिलना, यानी जब सीधे कंपन करेगा तब ओकरे का कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। या इसी को क्या कहेंगे बाबू? इसी को कहेंगे क्या? समांतर कंपन। कौन कंपन? समांतर कंपन। यहाँ तक ये बातें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले ये बात जरूर याद रखना है, ध्वनि कौन तरंग? तो अनुदैर्घ्य तरंग। उसके बाद अनुदैर्घ्य तरंग किसको कहेंगे? मतलब जो सीधे कंपन करेगा उसको क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। बताओ डीजे पे सब नाचा होगा, तो डीजे के चेहरा जिस तरफ होता है उधर आवाज ज्यादा जाता है। आवाज ज्यादा जाता है मतलब ध्वनि सीधे जा रहा है। सीधे जा रहा है ओकरे क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। क्लियर हुआ? अब आगे जरा समझेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के आवृत्ति के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो ध्वनि के आवृत्ति के बारे में। तो ध्वनि के आवृत्ति को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ध्वनि के आवृत्ति को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तो 3 कैटेगरी में। मतलब ध्वनि के आवृत्ति परास कितने तरह के होता है? तो 3 तरह के होता है। ध्वनि के आवृत्ति परास कितने तरह के होता है? 3। और तीनों बहुत तसल्ली से सुनेगा, क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना 20 हर्ट्ज से, क्या बाबू? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से एच और जेड मतलब हर्ट्ज। और ये जानता होगा आवृत्ति का एसआई मात्रा का होता है हर्ट्ज। अब आवृत्ति भी समझाना होगा, आवृत्ति किसको कहते हैं। 1 सेकेंड में जो तुम जितना कंपन करेगा उसको क्या कहेंगे? आवृत्ति। अच्छा बताओ, नाचता है ना तुम, अब जो नाचता है ओकरे कंपन कहेंगे। और 1 सेकेंड में जितना कमर डोला दिया मतलब जितना बार तुम हिल गया उसको क्या कहेंगे? आवृत्ति। क्लियर हुआ? बताओ कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करेगा, जितना हिलेगा उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति। और आवृत्ति का एसआई मात्रा का होता है हर्ज, जिसको एच जेड से सूचित करते हैं। जिसको कौन चीज से सूचित करते हैं? तो एच जेड से। आप तो क्लियर हुआ ना? तो यहाँ से एक बात याद रखना, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच वाला आवृत्ति को कहते हैं श्राव्य तरंग। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको श्राव्य तरंग के नाम से जानते हैं। ये वाला बातें क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद याद रखना ये कहाँ है? तो अब बताओ 20 से पीछे आ रहे हैं, पीछे मतलब कम। तो 20 हर्ट्ज से कम वाला आवृत्ति को कहते हैं अवश्राव्य तरंग। उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको अवश्राव्य तरंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं अवश्राव्य तरंग के नाम से जानते हैं। अच्छा ये वाला बातें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बताएं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला आवृत्ति को कहते हैं श्राव्य तरंग, और 20 हर्ट्ज से कम वाला को कहते हैं क्या? अवश्राव्य तरंग। अब आगे यहाँ समझेगा। अब यहाँ देखना, अब बताओ ये कहा है 20,000 से आगे जाएंगे तो ज्यादा, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक तरंग को कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं पराश्राव्य तरंग के नाम से जानते हैं। किस तरंग के नाम से जानते हैं बाबू? पराश्राव्य तरंग के नाम से जानते हैं। ये तीनों क्लियर हुआ?
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला आवृत्ति को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग। और इसको मनुष्य सुन सकता है, मतलब मानव, मानव मतलब हम लोग एकरा सुन सकते हैं, तो हम लोग इसको सुन सकते हैं। बताओ 20 हर्ट्ज से कम वाला आवृत्ति को क्या कहते हैं? अब श्रव्य तरंग। इसको मानव सुन सकता है बाबू, तो इसको मानव सुन नहीं सकता है, मतलब हम लोग इसको सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला तरंग को क्या कहते हैं? तो श्रव्य तरंग। और 20 हर्ट्ज से कम वाला को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम वाला को कहते हैं अपश्रव्य तरंग। और 20,000 से ज्यादा वाला तरंग को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग। अब यहाँ से ये बात याद रखना, इसको कौन कौन सुन सकता है? तो सबसे पहले याद रखना कुत्ता, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद का बाबू? बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, उसके बाद याद रखना का चमगादड़। क्या? चमगादड़। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ किसको सुन सकता है? तो ये पराश्रव्य तरंग को सुन सकता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पराश्रव्य तरंग के उपयोग, मतलब पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। इतना बातें क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ ध्वनि कौन तरंग? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग। अब बताओ ध्वनि के आवृत्ति परास को कितने भाग में बांटा गया? तो 3 भाग में। सबसे पहले 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो कहते हैं श्रव्य तरंग, जिसको मनुष्य यानी हम लोग उसको सुन सकते हैं। उसके बाद 20 हर्ट्ज से कम तरंग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपश्रव्य तरंग, जिसको मनुष्य सुन सकता है तो नहीं। उसके बाद 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला तरंग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पराश्रव्य तरंग, जिसको कौन कौन सुनता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब पराश्रव्य तरंग को क्या करता है? सुनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पराश्रव्य तरंग के उपयोग। क्या पढ़ेंगे बाबू? पराश्रव्य तरंग के उपयोग। ध्यान से देखेगा, पराश्रव्य तरंग के उपयोग पढ़ेंगे, मतलब पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पराश्रव्य तरंग के उपयोग। अच्छा पहले हमें ये बताओ पराश्रव्य तरंग किसको कहते हैं? तो पराश्रव्य तरंग उसको कहते हैं जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से का हो, 20,000 हर्ट्ज से का हो अधिक, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पराश्रव्य तरंग। इसको कौन सुनता है? तो इसको सुनता है कौन? तो कुत्ता, उसके बाद बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब कौन तरंग को सुनता है? तो पराश्रव्य तरंग को सुनता है। अब इसका उपयोग पढ़ेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से एक बात याद रखना, ये बड़ा भयानक होता है, मतलब इसका आवाज बहुत तेज होता है, इसका आवाज बहुत तेज होता है, इसको हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो पराश्रव्य तरंग को उत्पन्न कैसे किया जाता है? तो इसको उत्पन्न किया जाता है गाल्टन सीटी से। किसके मदद से? तो गाल्टन सीटी के मदद से गाल्टन सीटी के मदद से इसको उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ से 2 बात जरूर याद रखना, पराश्रव्य तरंग को उत्पन्न किया जाता है किसके मदद से? तो गाल्टन सीटी की मदद से। अब पहला उपयोग इस याद रखना, संकेत भेजने में। क्या बाबू? संकेत भेजने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग। अब बताते हैं संकेत किसको कहते हैं। जैसे मैसेज से अगर बात करता है तो बता इमोजी भेजता है कि नहीं? इमोजिया में यदि दातिया वाला शेयर वो भेज देता है तो अगला समझता है का कि नहीं ये कहा है, ये हंस रहा है, ये खुश है, समझता है ना? तो वही है संकेत। संकेत भेजने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग। एक क्लियर हुआ? उसके बाद जरा अगला याद रखना, कीमती कीमती कपड़ा का बाबू, कीमती कपड़ा, कीमती का कपड़ा, महंगा महंगा जो कपड़ा होता है ना, जैसे में लहंगा 200-300 में आता है, नहीं 200-300 में हमने के साथ आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आता है। उसके बाद वायुयान मतलब जो हवाई जहाज होता है, ओकर पाठ पुर्जा को साफ करे में वायुयान, कीमती कपड़ा को साफ करे में, वायुयान के पाठ पुर्जा साफ करे में, और घड़ी कीमती जो घड़ी होता है ओकर पाठ पुर्जा साफा करे में केकरा इस्तेमाल करते हैं? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला याद रखना, समुद्र की गहराई
का बाबू, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मतलब कहाँ पे कितना गड्ढा है, इस वो पता लगाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पराशराब तरंग के। क्लियर हुआ। उसके बाद बड़ा बड़ा फैक्ट्री में क्या होता है, धुआं को निकालने के लिए इस तरह से एक पाइप बनाया होता है ना, होता है या नहीं, इसी को कहते हैं चिमनी, इसी को कहते हैं का चिमनी कहते हैं। अब बताओ एक से धुआं निकलेगा तो एक ऊपर का जमा हो जाएगा, तो कालीन जमा हो जाएगा। का हो जाएगा बाबू, कालीन जमा हो जाएगा। तो कालीन को हटाने के लिए मतलब कालीन को साफ करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, पराशराब तरंग। ये तीनों बातें क्लियर हुआ। उसके बाद अगला याद रखना, दूध में, दूध में, दूध क्या बाबू, दूध, दूध में अगर दूध को ज्यादा दिन छोड़ देते हैं तो ओकरा में जीवाणु हो जाता है कि नहीं, तो दूध से जीवाणु को नष्ट करने में, का बाबू, दूध में हानिकारक पदार्थ या जीवाणु को मारने में किसका यानी नष्ट नष्ट करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पराशराब तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। इतना बातें क्लियर हुआ। उसके बाद एक बात और याद रखना है, यहाँ से 5 बता दिए, छठा याद रखना, जिस व्यक्ति को गठिया रोग हो गया, कौन रोग, गठिया। गठिया कहाँ होता है, जहां जहां शरीर में जोड़ होता है वहां पे, जैसे देखो ये जोड़कारी है ना, उसके बाद ठेहुना के पास जोड़कारी होता है तो वहां पे गठिया रोग होता है। मतलब जिस व्यक्ति को गठिया रोग हो जाएगा ना, उसके शरीर में का उत्पन्न हो जाएगा, दर्द। तो याद रखना, गठिया रोग के उपचार में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो गठिया रोग के उपचार में पराशराब तरंग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक और याद रखना, भ्रूण के जांच में, का बाबू, भ्रूण के जांच में, भ्रूण मतलब पेट में बच्चा लड़का है लड़की है, बच्चा स्वस्थ है या ना है, तो वही कहा जा रहा है, भ्रूण को चेक करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पराशराब तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। उसके बाद एक और याद रखना, 8 नंबर में यही याद रखना कि गुर्दा में क्या हो जाता है बाबू, तो गुर्दा में हो जाता है पथरी। गुर्दा में क्या हो जाता है, तो गुर्दा में हो जाता है पथरी। अब डॉक्टर लोग पथरी पहले चेक करता है कि ना, अगर है तो उसे मशीन के मदद से तोड़ने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पराशराब तरंग का इस्तेमाल करते हैं। पराशराब तरंग के उपयोग याद हुआ या ना, समझ में आया। पहले ये बताओ, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला तरंग को क्या कहेंगे, पराशराब तरंग। पराशराब तरंग को सुनता है कौन, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। उसके बाद पराशराब तरंग को उत्पन्न कैसे करेंगे, तो गाल्टन सिटी के मदद से उत्पन्न करेंगे। उसके बाद बताना पराशराब तरंग के उपयोग, तो पराशराब तरंग के उपयोग में सबसे पहले क्या बताएं, संकेत भेजने में। उसके बाद संकेत भेजने में, कीमती कीमती कपड़ा सबको साफ करने में, चिमनी पर लगा कालीन को हटाने में। उसके बाद गठिया रोग के इलाज में, भ्रूण को चेक करने में, दूध में जीवाणु यानी हानिकारक पदार्थ को मारने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब जगह इस्तेमाल करते हैं, पराशराब तरंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुए या नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे